हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो विषय है अधिनायकवाद, अथॉरिटेरियनिज्म। इसको अधिनायकवाद, अधिनायक तंत्र, सर्वसत्तावाद, सत्तावादी सरकार, सत्तावादी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे अधिनायकवाद का अर्थ क्या होता है, इसके गुण क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी डीमेरिट्स क्या है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे अधिनायक तंत्र का अर्थ, अधिनायकवाद का अर्थ। चाहे आप सत्तावाद कहो, चाहे आप सर्व सत्तावाद कहो, चाहे आप अधिनायकवादी सरकार कहो, चाहे आप अधिनायक तंत्र सरकार कहो, अर्थ सभी का एक ही होता है। तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अधिनायकवाद की जो जहाँ जहाँ भी विश्व में अधिनायकवादी सरकारें हैं उनके क्या गुण और अवगुण हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना यह आवश्यक है कि अधिनायकवाद है क्या। अधिनायकवाद मूलतः बेसिक रूप से यह सरकार का एक रूप है। वर्तमान लोकतंत्रीय जो है प्रणाली में या वर्तमान समय में विश्व में जितने भी देश हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की सरकारों के रूप को धारण करते हैं। जिस प्रकार अधिनायकवाद है यह भी एक जो है सरकार का शासन चलाने का रूप है। अधिनायकवाद है, सत्तावाद है, चाहे आप फांसीवाद कहो, नाजीवाद, ये भी सरकार की जो है रूप थे। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, यह सरकार का रूप है। राष्ट्रपति जो है शासन प्रणाली, यह सरकार का रूप है। संसदीय शासन प्रणाली, उदारवादी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, ये सब सरकार के रूप है। तो अधिनायकवाद क्या होता है, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है। ऑथोरिटेरियनिज्म, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है नीचे आपको जो है सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट जितने भी लेक्चर इस चैनल पर अपलोड होते हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं अधिनायकवादी शासन प्रणाली के गुण और अवगुण, कि अधिनायकवादी जो शासन प्रणाली है उसके गुण और दोष क्या क्या है। इससे पहले कि हम गुण और दोष की बात करें, हमें यह जानना आवश्यक है कि ऑथोरिटेरियनिज्म, अधिनायकवाद का अर्थ क्या होता है, अधिनायक तंत्र का अर्थ क्या होता है, सत्तावादी शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है, तानाशाही शासन प्रणाली का क्या अर्थ है, या सर्वसत्तावादी शासन प्रणाली क्या होती है। इन सब का अर्थ एक ही है, ये पर्यायवाची है एक दूसरे के। तो अधिनायकवाद क्या होता है। अधिनायकवाद एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास जब शासन चलाने की समस्त शक्तियां या तो एक व्यक्ति के पास होती है या व्यक्ति समूह के पास जब जो है सरकार चलाने की, शासन चलाने की सारी शक्तियां होती है, तो उस शासन प्रणाली को अधिनायकवाद, अधिनायक तंत्र, तानाशाह शासन प्रणाली का नाम दिया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस देश में, जिस शासन प्रणाली में सरकार चलाने की, शासन चलाने की जितनी भी शक्तियां हैं, समस्त शक्तियां यदि एक व्यक्ति में जो है यदि एक ही व्यक्ति में है या एक व्यक्ति समूह के पास है, व्यक्ति समूह के पास है, तो उस प्रकार की शासन प्रणाली को अधिनायकवादी या तानाशाही शासन प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया में जो शासन चलाने की संपूर्ण शक्तियां हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति के हाथों में है, और राष्ट्रपति जो है शक्ति के आधार पर अपना पद ग्रहण करता है। अर्थात अधिनायकवाद में जो शासन करने वाला व्यक्ति होता है या व्यक्ति समूह होता है वो शक्ति के आधार पर सत्ता को प्राप्त करते हैं। या तो उनको जो है पैतृक आधार पर पद मिलता है, या तो उनके पिता शक्तिशाली थे तो उनको, उनके पास पहले यह पद था, फिर उन्होंने अपने बेटे को दिया,
तो अधिनायकवादी शासन प्रणाली में जो सरकार है उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जब तक जो है अधिनायक जब तक तानाशाह उस पद पर बैठना चाहे, रहना चाहे, वह जो है तब तक उस पद पर रहता है और उसके बाद वह उस पद को जो है अगर उसका कोई उत्तराधिकारी है तो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। यदि कोई दूसरा जो है शक्ति के बल पर जो है उसके पद को छीन लेता है तो फिर वह जो दूसरा जो तानाशाह है वो पदवी पर आकर बैठकर सरकार को चलाता है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, अधिनायकवाद क्या है? अधिनायक तंत्र, अधिनायकवाद या अधिनायकवादी सरकार में जो है शासन चलाने की समस्त शक्तियाँ या तो एक व्यक्ति के पास होती है या व्यक्ति समूह के पास होती है। जिस जिस देश में भी ऐसा होता है जहाँ पर शासन चलाने की शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में हो या व्यक्ति समूह के हाथ में हो, लोगों को शासन कार्यों में भागीदारी ना हो, लोगों को शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त ना हो और लोग जो है राज्य के प्रति जो है इसमें जो है उनकी जो है निष्ठा मांगी जाती है, लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं, उस शासन प्रणाली को अधिनायकवाद का नाम दिया जाता है। उदाहरण है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में वर्तमान समय में जो है किम जोंग यून की जो सरकार है वो अधिनायकवादी सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण है और प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर के नेतृत्व में फासीवाद और जो नाज़ीवाद शासन प्रणालियाँ रही है वो भी अधिनायकवाद का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में यदि कहीं अधिनायकवादी शासन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है तो वो है उत्तर कोरिया और उसके बाद बहुत हद तक सर्वसत्ता शासन प्रणाली का अधिनायकवादी शासन प्रणाली का उदाहरण जो है चीन को भी माना जाता है। तो चलिए अधिनायकवादी शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या-क्या है इन पर थोड़ी सी जो है वार्ता करता हूँ। इसमें जो है एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का शासन होता है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा जो इसकी विशेषता है कि इसमें जो है शक्ति के आधार पर ये लोग जो है पद ग्रहण करते हैं। इसमें जो है व्यक्ति को जो है जो है साधन माना जाता है तथा राज्य को साध्य माना जाता है, अर्थात व्यक्ति की निष्ठा राज्य के प्रति होनी चाहिए। यदि राज्य व्यक्ति को जिस भी प्रकार के आदेश देता है व्यक्ति को वो मानने ही पड़ते हैं और जो साहित्य है, प्रेस है, रेडियो है, इस पर राज्य का नियंत्रण होता है। व्यक्ति जो है सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। जिस प्रकार जो है लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है, उस प्रकार जो है अधिनायकवादी शासन प्रणाली में, सर्वसत्ता शासन प्रणाली में या अधिनायकवादी सरकार में, अधिनायकवादी शासन प्रणाली में, तानाशाही शासन प्रणाली में या फांसीवादी शासन प्रणाली में इस प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को नाम मात्र की मिलती है। और ये कहा जाता है जिस प्रकार मुसोलिनी और हिटलर ने कहा था कि राज्य के अंदर ही सब कुछ है और राज्य के प्रति जो है नागरिकों की निष्ठा होनी चाहिए और राज्य जैसे आदेश देता है व्यक्तियों को वो मानने ही पड़ेंगे चाहे वो व्यक्तियों के हित में क्यों ही ना हो। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं अधिनायकवादी शासन प्रणाली के गुण क्या है और दोष क्या है। तो जो तानाशाही शासन प्रणाली के समर्थक है, जो अधिनायकवादी शासन प्रणाली के जो समर्थक है, जो विद्वान यह मानते हैं कि अधिनायकवादी शासन प्रणाली, अधिनायकवादी सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार होती है। तो उनका मानना है, जो ये मानते हैं कि तानाशाही के जो समर्थक है, अधिनायकवादी शासन प्रणाली के जो समर्थक है, उनका मानना है कि कुछ एक परिस्थितियों में अधिनायकवाद एक अच्छी सरकार सिद्ध हो सकती है। जो इस बात का जो है तर्क प्रस्तुत करते हैं या इस बात का जो है समर्थन करते हैं कि अधिनायकवाद एक अच्छी सरकार है, वो कहते हैं कि कुछ एक परिस्थितियों में अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद या तानाशाही शासन प्रणाली जो है बहुत अच्छी सरकार जो है सिद्ध हो सकती है। वो इसके पक्ष में तर्क भी प्रस्तुत करते हैं कि सरकार जो है, ये सरकार किस प्रकार जो है क्या हो सकती है, यह एक अच्छी सरकार सिद्ध हो सकती है। तो वो अपने तर्क इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, जो ये कहते हैं कि अधिनायकवादी शासन प्रणाली के ये गुण हैं। तो कहते हैं कि संकट काल के लिए उचित सरकार। तो पहली जो गुण बताते हैं, जो समर्थन करते हैं अधिनायकवादी शासन प्रणाली का, वो कहते हैं कि पहला गुण इस शासन प्रणाली का यह है, अधिनायकवादी शासन प्रणाली का यह है कि ये संकट काल के लिए यह एक उचित सरकार है।
कि ये जो शासन प्रणाली है इसका पहला गुण यह है कि जब किसी देश के ऊपर जो है संकट जो है आता है, चाहे वो जो है युद्ध का संकट हो, जब जो है एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र से युद्ध में उलझ जाता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, चाहे वो युद्ध हो एक देश का दूसरे देश के साथ, तो उस समय जो है शासन की शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है। उनका मानना है कि जब युद्ध होता है तो अगर शासन की शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो, तो वह आसानी से निर्णय ले सकता है कि उस युद्ध की अवस्था से, उस संकट की अवस्था से कैसे निपटा जाए। तो शासन जो है लंबे समय तक जो है इस प्रकार जो है चला रहता है। और तानाशाही शासन प्रणाली में चुनाव भी नहीं होते, इसलिए इस सरकार को स्थिर सरकार भी माना जाता है। अर्थात कहने का क्या अर्थ है कि संकट काल के लिए यह एक उचित सरकार है। और तानाशाही में चुनाव नहीं होते, अधिनायकवादी शासन प्रणाली में चुनाव नहीं होते। यदि कोई देश जो है चुनाव करवाता भी तो वो नाम मात्र के होते, क्योंकि अधिनायक द्वारा पहले ही अपने प्रतिनिधि खड़े किए जाते हैं, लोगों को सिर्फ मत देने का अधिकार होता है, उन्हें जो है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार नहीं होता। और इसमें जो है सरकार स्थिर रहती है, क्योंकि जब तक तानाशाह अपना जो है शासन संभालता है, पदवी संभालता है, तो इसमें सरकार स्थिर रहती है। और समर्थकों का मानना है, जो इस शासन प्रणाली को अच्छा मानते हैं, वो मानते हैं कि युद्ध एवं संकट काल की परिस्थितियों को जो है हैंडल करने में, इन परिस्थितियों से निपटने में, क्योंकि इन परिस्थितियों में व्यक्तियों को जो है अति शीघ्र निर्णय लेने पड़ते हैं, जो भी सरकार चला रहे होते हैं। जब शासन की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसको जो है निर्णय लेने में आसानी होती है। तो जो दूसरा पॉइंट रखते हैं जो समर्थक है अधिनायकवादी शासन प्रणाली का, वो ये कहते हैं कि अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद, तानाशाही, फांसीवाद, नाजीवाद, ये जो है कम खर्चीला शासन है। अर्थात जो इनमें, क्योंकि चुनाव नहीं होते, इन शासन प्रणालियों में चुनाव नहीं होते, जबकि लोकतंत्रीय शासन प्रणालियों में चुनाव होते हैं और चुनावों में सरकार बहुत ज़्यादा पानी की तरह पैसा बहा देती है इलेक्शन करवाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारा पैसा जो है वेस्ट हो जाता है करप्शन के द्वारा। तो लेकिन जो इसके समर्थक है अधिनायकवादी शासन प्रणाली के, वो कहते हैं कि यह कम खर्चीला शासन है। तानाशाही सरकार का यह एक मुख्य गुण है कि इसमें कम खर्चीला शासन पाया जाता है। तानाशाही सरकार में चुनाव नहीं होते, और संसद की जो एमएलए हैं, इस प्रकार की फौज भी तैयार नहीं होती, जो लोकतंत्र में देखने को मिलती है। इस प्रकार राष्ट्रीय धन को कल्याणकारी कार्यों के लिए लगाया जा सकता है। कहते हैं कि इसमें चुनाव नहीं होते, जो चुनाव से पैसा बच जाता है तो उस पैसे को जो है कल्याणकारी कार्यों में, लोगों के कार्यों में उस पैसे को लगाया जा सकता है। जो तीसरा पॉइंट जो इसके समर्थक रखते हैं वो है देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता पर बल। वो कहते हैं कि अधिनायकवादी शासन प्रणाली में देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता पर बल दिया जाता है। यह तीसरा गुण माना जाता है इस शासन प्रणाली का, कि देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता पर बल तानाशाही शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है। शासक सदा देशभक्ति का प्रचार करता है, अर्थात इसमें इस प्रकार प्रचार किया जाता है कि नागरिकों को जो है देश के प्रति उनमें प्रेम जगाया जाता है, कि वो जो भी कार्य करे वो जो उससे जो है देश का भला होना चाहिए, राष्ट्र का विकास होना चाहिए। और साथ ही देशभक्ति का प्रचार प्रसार जो है पुस्तकों के माध्यम से, शिक्षाओं के माध्यम से, और देश तथा राष्ट्र के नाम पर लोगों को त्याग और बलिदान, सहयोग आदि के लिए प्रेरणा दी जाती है। और देशभक्ति के आधार पर ही लोगों को यह जो है प्रेरणा, उनमें यह भावना भरी जाती है कि वह देश के लिए जो है बलिदान और त्याग जो है देने से ना डरे। और यह प्रचार किया जाता है कि जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। अर्थात लोगों में यह भावना भरी जाती है कि वो जिस प्रकार का भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जो है नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप वो काम जो है राष्ट्र विकास के लिए कर रहे हैं। लोगों में यह भावना भरी जाती है कि वो अपने लिए काम ना करें बल्कि राष्ट्र के लिए काम करें। और जो चौथा पॉइंट माना जाता है
जो चौथा समर्थकों का मानना है कि अधिनायकवादी शासन प्रणाली का यह एक गुण है, वो कहते हैं कि अच्छे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। जिस जिस देश में अधिनायकवादी शासन प्रणाली होता है, वहाँ पर नेशनल कैरेक्टर का निर्माण होता है। तो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी तानाशाही शासन प्रणाली का एक मुख्य गुण माना जाता है। तानाशाही शिक्षा प्रणाली में सुधार करके अपने देश के युवाओं में देशभक्ति तथा आत्म बलिदान की जो है, तानाशाही जो है क्या करती है, अपने देश के युवाओं में जो है ये देशभक्ति तथा आत्म बलिदान की भावनाएं भरते हैं, जिसके द्वारा राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण पर बल दिया जाता है। तो राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है, प्रत्येक देश का एक नेशनल करेक्टर होता है, और वो नेशनल करेक्टर जो है वहाँ के लोगों में उस राष्ट्र के प्रति क्या स्वामी भक्ति है, उसमें दिखाई देता है। जिस प्रकार जापान है, जापान का राष्ट्र करेक्टर, नेशनल करेक्टर जो है विश्व में सबसे सर्वाधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जापान के लोग जो भी काम करते हैं वो अपने हित के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो जो भी काम कर रहे होते हैं पहले वो राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं कि इससे मेरे देश को क्या फ़ायदा होगा। मेरे देश को जब इससे फ़ायदा होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे भी इससे जो है लाभ ही होगा। तो जो तानाशाही शासन प्रणाली है, अधिनायकवादी शासन प्रणाली है, सर्वसत्तावादी शासन प्रणाली है, इन शासन प्रणालियों में राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर, अर्थात लोगों में ऐसी भावनाएं भरने का प्रयास किया जाता है ताकि वो जो है देश के लिए आत्म बलिदान और सेक्रीफाइस करने से ना डरें, ताकि जो है एक अच्छे राष्ट्र के चरित्र का निर्माण हो सके, लोग इस प्रकार काम करें जिससे जो है राष्ट्र का विकास हो सके। अगला जो पॉइंट बताया जाता है, अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी शासन प्रणाली, तानाशाही या फासीवादी शासन प्रणाली का एक गुण माना जाता है समर्थकों के अनुसार, जो इस शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं उनके अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए भी अधिनायकवादी शासन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब ये क्या कहते हैं, जो तानाशाही शासन प्रणाली के समर्थक है उनका मानना है, या वो यह विचार रखते हैं कि तानाशाही सरकार में सामाजिक तथा आर्थिक विकास की उन्नति लोकतंत्रीय सरकारों से अधिक होती है। तो जो समर्थक अधिनायकवादी शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि जिस जिस देश में भी अधिनायकवादी सरकार हुई है, अधिनायकवादी सरकारें हुई है, लोकतंत्रीय देशों की सरकारों की अपेक्षा उन अधिनायकवादी देशों में आर्थिक विकास जो है अधिक तीव्र गति से देखा गया है और पाया गया है। लोकतंत्रीय सरकारों से अधिक जो है उन्नति और विकास जो है अधिनायकवादी सरकारों में, अधिनायकवादी शासन प्रणाली में पाया जाता है। इसका कारण क्या है, इनमें ज़्यादा विकास जो है लोकतंत्रीय सरकारों से ज़्यादा क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें शासन की शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, और वह जो है शासन जो है अपनी जो है इच्छा अनुसार, और निर्णय जो है अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है। अगला जो गुण है, शासन में कुशलता। जो समर्थक इस बात का समर्थन करते हैं कि अधिनायकवादी शासन प्रणाली बहुत अच्छी शासन प्रणाली है, उनका मानना है कि इस शासन प्रणाली में जो है शासन की कुशलता, और जो है इससे जो है शासन जो है और कुशल होता है। इसका मुख्य गुण यह माना जाता है कि यह शासन प्रणाली बहुत कुशल होती है, और तानाशाह जो है ऊंचे पदों पर योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्त करता है। वो इसमें कहते हैं कि जो तानाशाह होता है, जो सरकार चलाने वाला अधिनायक होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, वह अच्छे अच्छे पदों पर योग्य व्यक्तियों को, जो वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं उनको नियुक्त करता है, और वो जो है भ्रष्टाचार नहीं करते, और इससे जो है भ्रष्टाचार की संभावना कम रहती है। जबकि उनका मानना है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणालियों पर ऊंचे ऊंचे पदों पर भ्रष्टाचार के द्वारा जो है व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिससे जो है भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राष्ट्र का सम्मान। राष्ट्र का सम्मान, ऑनर ऑफ नेशन। तो जो लोग जो है, जो समर्थक यह मानते हैं कि अधिनायकवादी शासन प्रणाली बहुत अच्छी शासन प्रणाली, उनका मानना है कि तानाशाही प्रणाली की यह एक मुख्य विशेषता है कि इसमें शक्तिशाली सरकार, पावरफुल गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है, जिससे राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है। जिस प्रकार हिटलर और मुसोलिनी ने इटली और जर्मनी में बहुत शक्तिशाली सरकारों की स्थापना की थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उनका मानना है कि इसी प्रकार, जिस प्रकार आप उत्तर कोरिया में देखते हैं तो उनको भी बहुत पावरफुल माना जाता है, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते रहते हैं और जो है विश्व को
अपनी शक्तियाँ प्रदर्शित करते रहते हैं। तो ये माना जाता है कि इससे राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है और राष्ट्र को सम्मान को बनाए रखने के लिए लोगों को इसमें मार तक दिया जाता है। तो ये थे जो समर्थक ये मानते हैं कि अधिनायकवादी शासन प्रणाली अच्छी होती है। तो उन्होंने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए कि अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी या जो है तानाशाही या फांसीवादी जो शासन प्रणाली है, अधिनायक तंत्र है, वो जो है एक अच्छी प्रणाली होते हैं। तो चलिए अब आज आइए जानते हैं कि अधिनायकवादी या तानाशाही सरकार के अवगुण क्या-क्या होते हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या-क्या है, इसमें दिक्कतें क्या-क्या है, प्रॉब्लम्स क्या-क्या है अधिनायकवादी तानाशाही सरकार की जिन भी देशों में आज है। और वर्तमान में मैंने आपको कहा कि वर्तमान समय में जो तानाशाही शासन प्रणाली है, यह उत्तर कोरिया में पाई जाती है और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो तानाशाही शासन प्रणाली थी, यह हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली और जर्मनी में आई थी, फांसीवाद और नाज़ीवाद। और बहुत हद तक चीन को भी अधिनायकवाद का उदाहरण जो है माना जाता है। तो जो पहला अवगुण मानते हैं अधिनायकवादी सरकार का, वो ये मानते हैं कि यह हिंसा पर आधारित होती है। हिंसा पर आधारित होती है अर्थात क्योंकि लोग जो है सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते अधिनायकवादी शासन प्रणाली में। यदि सरकार कोई ऐसी नीति बनाती है जिससे लोगों में असंतोष है, लोग जो है उस नीति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उससे लोगों के हित पूरे नहीं हो रहे हैं, तो यदि कोई राष्ट्र हित है और सरकार इसमें जो आदेश देती है वो नागरिकों को मानना ही पड़ता है। अगर नागरिक उस आदेश को मानने से इनकार कर देते तो उनको जो है फांसी तक चढ़ा दिया जाता है। तो तानाशाही शासन प्रणाली का यह एक मुख्य अवगुण है कि यह हिंसा पर आधारित होती है, अर्थात तानाशाह जो है अपनी सरकार बनाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है। यदि लोगों को तानाशाह के विरुद्ध विरोध करना हो तो तानाशाह हिंसा का प्रयोग करके उनके विरोध को भी कुचल देता है। जिस प्रकार लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में क्या होता है, यदि लोगों को कोई सरकार अच्छी नहीं लग रही है तो वो मत के द्वारा उसको 5 साल के बाद जो है बदल सकते हैं। लेकिन अधिनायकवादी सरकार में ऐसा नहीं होता क्योंकि जो शासक है सारी की सारी शक्तियाँ उसके पास होती है, उसको लोगों द्वारा नहीं चुना गया होता है बल्कि वह शक्ति के द्वारा उस पद पर बैठा होता है। तो लोग उसको ना तो जो है बदल सकते हैं ना उसको चेंज कर सकते हैं और वह जो है अपनी नीतियों को मनवाने के लिए हिंसा का सहारा भी ले लेता है। अगला पॉइंट है यह अस्थिर शासन है। जो लोग इस बात का जो है खंडन करते हैं कि अधिनायकवादी सरकार एक अच्छी सरकार नहीं है, उनका मानना है कि अधिनायकवादी सरकार में जो है जो शासन है, शासन प्रणाली है वो अस्थिर होती है, वो टेम्परेरी होती है। और इनका मानना है कि तानाशाह अपने पद पर तब तक रहता है या उसके पास तब तक जो है पद पर रहने की शक्ति होती है जब तक उसके पास वो शक्ति है, वो तब तक जो है अधिनायकवाद अपने पद पर रहता है। और जब उसके पास से जो है शक्ति चली जाएगी, जब वह कमज़ोर हो जाता है तो दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति उससे सत्ता को जो है पकड़ लेता है। तो कहने का क्या अभिप्राय है, यह शासन बहुत अस्थिर है ये माना जाता है। यदि कोई दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति जो है तानाशाह को उसके पद से हटा दे तो दूसरा व्यक्ति जो है शासन कर सकता है। अगली जो इसका अवगुण है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का तथा व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। अधिनायकवादी शासन प्रणाली में व्यक्ति की स्वतंत्रताएं नाम मात्र की होती है। यदि लोगों को संविधान द्वारा स्वतंत्रताएं दी भी गई हो तो लोग जो है व्यवहारिक रूप में उन स्वतंत्रताओं का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर राजनीतिक दल बनाने की अगर स्वतंत्रता दी भी गई हो तो सिर्फ लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया होगा राजनीतिक स्वतंत्रता में। और लोगों को मत किसको डालना है, लोगों को मत उसी व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसको जो है उस शक्तिशाली अधिनायक ने खड़ा किया होगा उस अपने कैंडिडेट को। तो इसमें स्वतंत्रताएं जो है नाम मात्र की ही दी गई होती है और जो आपको स्वतंत्रताएं हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को इसमें कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का दमन होता है, अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का जो है इसमें दमन किया जाता है, व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं नहीं मिलती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रांति का डर। तानाशाही शासन प्रणाली में रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा डर रहता है, क्रांति का जो है सबसे ज़्यादा भय रहता है।
क्योंकि जब लोगों को अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होंगी तो स्वाभाविक है कि वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कभी ना कभी क्रांति तो ज़रूर करेंगे। तो इसमें क्रांति का डर रहता है, जब लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगी, जब उनको जो है उनके अनुसार नीतियां नहीं बनाई जाएगी लोगों के अनुसार, तो डर तो रहेगा सरकार को टूटने का। तो लोग जो है क्रांति कर देते हैं कई बार और सरकार को गिरा देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि क्रांति का जो है इस शासन प्रणाली में डर रहता है। विश्व शांति के लिए खतरनाक अधिनायकवादी सरकारें, तानाशाही सरकारें विश्व शांति के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती है। विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा मानी जाती है ये सरकारें, क्योंकि तानाशाह कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण कर सकता है। तानाशाह क्योंकि ये शक्ति पर आधारित होते हैं, जब भी इनका मन करे ये किसी भी देश पर आक्रमण कर सकते हैं। यदि ये किसी देश पर आक्रमण करेंगे तो एक देश दूसरे देश के विरुद्ध जो है आक्रमण कर सकते हैं, और जिससे जो है जो विश्व में शांति बनी है, जिससे जो है विश्व शांति भंग हो सकती है और विश्व युद्ध हो सकता है। जिस प्रकार उत्तर कोरिया जो है बार बार जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके, परमाणु परीक्षण करके जो है अमेरिका को बार बार जो है चेतावनी देता रहता है या विश्व को चेतावनी देता रहता है कि मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, तो उससे विश्व शांति जो है भंग होती रहती है या होने की जो है उसके जो है आसार रहते हैं। तो विश्व शांति के लिए खतरा माना जाता है अधिनायकवादी सरकार को, क्योंकि तानाशाह अपनी मर्जी के अनुसार जो एक्शन लेता है बिना सोचे समझे। अगला जो अवगुण है तानाशाही शासन प्रणाली का, वो है राष्ट्र के विकास में बाधा। अधिनायकवादी शासन प्रणाली को राष्ट्र के विकास में बाधा माना जाता है। तानाशाही शासन प्रणाली का यह भी एक अवगुण है, क्योंकि इसको जो है राष्ट्र विकास में बाधा माना जाता है। जब शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो हो सकता है कि वह शक्तियों का प्रयोग अपने ही हित में करे। कहते हैं कि जब शासन की समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के हाथ में सीमित हो, तो यह जो है स्वाभाविक हो सकता है कि वह व्यक्ति उन शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्र विकास में ना लगाकर वह अपने विकास के, अपने स्वयं के विकास के या स्वयं के हितों को साधने में लगाए। तो उससे जो है राष्ट्र विकास में बाधा उत्पन्न होती है, और हो सकता है कि अधिनायकवाद अपने जो है और विकास की ओर ध्यान दे, ना कि राष्ट्र के विकास की ओर। तो इसको जो है राष्ट्र के विकास में बाधा माना जाता है। और जो अगला पॉइंट है कला विज्ञान और साहित्य की प्रगति में बाधक। अधिनायकवादी सरकार को कला विज्ञान और साहित्य की प्रगति में बहुत बड़ा बाधक माना जाता है। यह भी इसका एक अवगुण है कि इसे जो है कला साहित्य की प्रगति में बहुत बड़ी रुकावट माना जाता है, बहुत बड़ा बाधक माना जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह कला विज्ञान और साहित्य की प्रगति में बाधक है। इससे अभिप्राय यह है कि इसका अर्थ यह हुआ कि तानाशाह शासन प्रणाली में, अधिनायकवादी शासन प्रणाली में प्रेस, प्रेस का अर्थ है यहाँ पर न्यूज़पेपर, मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर या आपके पास व्हाट्सएप, रेडियो है, तो इन सभी माध्यमों पर और साहित्य पर, जैसे मैगजीन है, चाहे वो पुस्तकें हैं, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे लोगों को देश की समस्याओं का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। अर्थात न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ दी जाती है जो वास्तविक नहीं होती है। लोगों को ऐसे समाचार बताए जाते हैं जिससे उनको लगता है कि उनके देश में जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से लोग जो है सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, रेडियो, टेलीविज़न में ऐसी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती है जिससे लोगों को लगता है कि जो घटनाएं घटित हो रही है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, इससे जो है उनके समाज में कोई जो है हानियाँ नहीं हो रही है। तो इस प्रकार जो है प्रतिबंध लगाया जाता है साहित्य पर, लिटरेचर पर, जिससे लोगों को वास्तविक समस्याओं का ज्ञान नहीं होता और उनसे उनको जो है राष्ट्र विकास का पता नहीं चलता और ना ही वो राष्ट्र विकास कर पाता है। जो अंतिम पॉइंट है वो है नागरिकों की स्वतंत्रता को इसमें कोई महत्व नहीं दिया जाता। अधिनायकवादी शासन प्रणाली का जो अंतिम अवगुण माना जाता है कि इसमें नागरिकों की स्वतंत्रताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता, जबकि आप दूसरी तरफ देखते हैं लोकतंत्रीय सरकारों में संविधान द्वारा नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, स्वतंत्रताएं दी जाती हैं और उनका संविधान में वर्णन भी किया गया होता है। लेकिन तानाशाही शासन प्रणाली में नाम मात्र की अधिकार और स्वतंत्रताएं होते हैं, यह इसका एक अवगुण है। इसमें व्यक्तियों को जो है स्वतंत्रताओं का कोई महत्व नहीं दिया जाता। लोगों को जीवन जीने का अधिकार ही सिर्फ प्राप्त होता है, लोगों को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है, उन्हें बाकी अधिकार प्राप्त नहीं होते, लेकिन उनकी कर्तव्य बहुत ज़्यादा होते हैं राज्य की
प्रति। तो अधिकार और जो स्वतंत्रताएँ हैं वो नाम मात्र की होती है। नाम मात्र की मेरा कहने का अभिप्राय है कि लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले पाते। जिस प्रकार राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, चाहे वो आर्थिक जो है अधिकार हो, ये सब अधिकार नाम मात्र के होते हैं। ये सिर्फ़ अगर संविधान द्वारा दिए गए हैं तो लोग इनको जो है प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये थे जो अधिनायकवादी शासन प्रणाली है उसके गुण और अवगुण। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।